नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति बारिश की संभावना जारी की है और इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है।
और लगातार बारिश के बाद मुजफ्फरपुर में नदियां उफान पर हैं। जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है। डीएम ने अधिकारियों के साथ पश्चिमी तटबंधों का निरीक्षण किया और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। निर्देश दे दिया गया है कि बिल्कुल अलर्ट पे रहें, रात को प्रॉपर निगरानी रखें और कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करें। नाव का व्यवस्था सर हाँ, नाव सभी जगहों पे है और सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि और अधिक संख्या में नाव की व्यवस्था कर लें, सब रजिस्ट्रेशन करवा लें। और गंडक बैराज में छोड़ा गया पानी वैशाली जिले में भी पहुंच गया है। गंडक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी के बाद एसडीआरएफ की टीम को लालगंज, हाजीपुर और राघोपुर में तैनात किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से 10 बोट तैनात किए गए हैं। लालगंज के बसंता घाट पर गंडक नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है। डीएम यशपाल मीणा पूरे हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 10 बोट है चालू हालत में, जिसमें 2 बोट राघोपुर अंचल को दिया गया है और 7 जवान है वहाँ पे। सेम वहीं 2 बोट 7 आदमी लालगंज में है। 6 बोट हमारे पास है। 6 बोट में 4 बोट आपको देख रहे हैं ग्राउंड पर लगा हुआ है पानी में। 2 बोट ऑपरेशन के लिहाज से हम रखे हैं ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो वहाँ पर हम जाते हैं। ओवरऑल हमारी जितने मैंने बोटें हैं और आदमी है सब एक्टिव हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी रूस के दौरे पर है। रूस में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान पूरी दुनिया की नजर इस पर है और इस बीच रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा है। इस सम्मान में दुनिया के लिए क्या संदेश छिपा है, आइए जानते हैं। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह पीएम मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की सूची में एक और सम्मान जुड़ गया। मॉस्को में पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारत के पहले नेता और पहले प्रधानमंत्री हैं। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को दिया जाता है। यानी भारत रूस की भरोसेमंद दोस्ती भले दशकों पुरानी है, लेकिन सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए रूस ने मोदी को चुना है। इस तरह रूस उन 10 से ज्यादा देशों में शामिल है जिन्होंने पीएम मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सम्मान के बाद पीएम मोदी ने रूस को धन्यवाद दिया, साथ ही कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं, भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है और ये पुरस्कार उन्होंने भारत की जनता को समर्पित किया। रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं।
पीएम मोदी को मिला ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि रूस और भारत के बीच एक खास रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले को लेकर भारत ने कह दिया है कि हम बलिदान का बदला लेकर रहेंगे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर अब सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। लेकिन आज हमारा यह कहना है कि दुश्मनों को घर में घुसकर मारने से पहले घर के दुश्मनों को पहचानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर में छुपे इन दुश्मनों आस्तीन के सांपों की वजह से ही कल कठुआ में हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। पहले ग्रेनेड फेंका, फिर 12 मिनट तक लगातार गोलियों की आवाज से कठुआ थर्रा गया। कठुआ में हमला करने वाले कायर आतंकी बस कुछ घंटों के मेहमान हैं। बदले की आग में धधक रहे देश उस खबर की इंतजार में है जब आतंकियों के सीने में हमारे जांबाज बारूद भरेंगे, जब इन आतंकियों की आखिरी चीख पाकिस्तान को दहलाएगी। जंगल में अपनी जान बचाकर बिल में छिपे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सेना पूरे एक्शन में है। रात के अंधेरे में स्पेशल हेलीकॉप्टर की आवाज से आतंकी थर्रा गए, क्योंकि उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स मुठभेड़ वाली जगह पर उतर गई। अब नाइट विजन कैमरे और ड्रोन की मदद से आतंकियों की तलाश हो रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, अर्धसैनिक बल शामिल है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने के लिए सुरक्षा बल किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहते। चप्पा चप्पा इन सुरक्षा बलों की तरफ से खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल इस समय न्यूज़ 18 के कैमरे में आप देखिए किस तरीके से घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ों पर जाकर चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला पड़ता है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हथियारों के से लेस ये सुरक्षा बल जो है यहाँ पर कड़कती धूप में चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है। 5 जवानों की जान गई है। वो 5 जवान जिन्होंने वर्दी तो पहनी थी अपने देश की रक्षा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए आए। अपने मुछेड़ी इलाके में वो अभी उन्होंने मोर्चा संभालना ही था कि पहले ही रास्ते में आतंकियों ने उनको अपनी गोली का निशाना बनाया। आतंकी हमले में देश ने 5 जवानों को खो दिया है, लेकिन अब बदले की बारी है और उनकी भी तलाश की जा रही है जिन गद्दारों ने आतंकियों की मदद की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। टिप्पर जहाँ से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर शब्द दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी 4-5 बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकले। कठुआ आतंकी हमले में जांच के दौरान बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि कश्मीर में छिपे देश के गद्दारों ने ही आतंकियों तक पूरी जानकारी मुहैया कराई और इसकी पूरी प्लानिंग हुई पाकिस्तान के बहावलपुर में। जैश के मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने हमलों को अंजाम देने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया था। आतंकी हमलों के लिए हुई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। ओवरग्राउंड वर्करों को सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट का जिम्मा सौंपा गया था। कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, ये तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रही। कल से ही उनके जो एयर ड्रॉप करके जो हमारे पैरा कमांडोज वगैरह और जो बाकी एसओजी के हैं वो लोग उनके लगे हुए हैं, पर क्योंकि वहाँ पे अभी मौसम भी खराब है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 10 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले के लिए भी आतंकियों ने कई हफ्तों की प्लानिंग की थी और वहां भी एक लोकल गाइड से उन्हें सपोर्ट मिला था।
ठीक इसी तरह कठुआ में लोकल सपोर्ट और स्लीपर सेल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया, लेकिन अब सेना ने ठान लिया है कि वो आतंक का खात्मा कर ही दम लेंगे। और मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की 12 जुलाई को शादी होने वाली है। शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी से लेकर हल्दी मेहंदी तक में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। नीता अंबानी से लेकर ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी और यहां तक कि उनकी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट भी सभी रस्मों में खूबसूरत अंदाज में नजर आए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जल्द ही एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन का वक्त रह गया है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत की शादी का निमंत्रण वृंदावन के बांके बिहारी जी को भेज दिया है। मंगलवार को अनंत अंबानी की शादी का कार्ड बांके बिहारी मंदिर के पुजारी गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी को सौंपा गया। इसके बाद पुजारी जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनंत अंबानी की शादी का न्योता ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों में अर्पित कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कामना की। श्री बांके बिहारी जी और तटीय स्थान के लिए वृंदावन में भेजा है और ये बिहारी जी के चरणों में ये कार्ड अर्पित किया गया है। 13 तारीख को बिहारी जी के शादी वस्त्र लेके मैं इस शादी समारोह में सम्मिलित होऊंगा। मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा देश विदेश में हो रही है। जब शादी इतनी खास है तो इसका कार्ड भी बेहद खास होगा। शादी का निमंत्रण कार्ड जब भगवान बांके बिहारी को दिया गया तो इसकी एक झलक देखने को मिल गई। इस कार्ड के बॉक्स पर श्री का चिन्ह बना हुआ है। कार्ड पर मुकेश और नीता अंबानी का नाम भी लिखा हुआ है। 7 किलो के इस कार्ड में सबसे पहले भगवान विष्णु की छवि दर्शाई गई है। साथ ही सोने और चांदी से बनी भगवान की प्रतिमा भी है। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी अनंत और राधिका की शादी को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। अमृतसर के एक आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के लिए अनमोल उपहार तैयार किया। जगजोत सिंह ने एक्रेलिक रंगों से 5 फीट की अनंत और राधिका की मन को मोह देने वाली बहुत सुंदर पेंटिंग तैयार की। अनंत और राधिका की शादी की रस्में भी बेहद शानदार अंदाज में की जा रही हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। शादी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। शादी की रस्में सामूहिक विवाह के 1 दिन बाद मामेरू से शुरू हुई, जिसके बाद ग्रह पूजा और संगीत सेरेमनी का आयोजन हुआ। आज शिव पूजा है जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई है। आज रात को ही यंगस्टर्स नाइट होगी, जिसमें कई लोग शामिल होंगे। 12 जुलाई वो तारीख है जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। इससे पहले अनंत और राधिका की शादी के लिए संगीत सेरेमनी हो चुकी है। 12 जुलाई को शादी है जब अनंत और राधिका 7 फेरे लेंगे। इसके लिए दोपहर 3 बजे का मुहूर्त है। ये कार्यक्रम एंटीलिया में ही होगा। 13 जुलाई को 6 बजे आशीर्वाद यानी कि मिनी रिसेप्शन होगा। ये कार्यक्रम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में होगा। 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा और इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब बस 2 दिन का वक्त रह गया है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। क्या हाथरस में हुई भगदड़ में भगोड़े बाबा सूरजपाल कहीं भी जिम्मेदार नहीं है? 121 लोगों की मौत हो गई, लेकिन बाबा का बाल भी बाका नहीं हुआ। जांच में बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। 300 पन्नों की रिपोर्ट में आरोपी बाबा सूरजपाल का कहीं भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। पूरी जिम्मेदारी सत्संग के आयोजकों पर डाल दी गई है। सवाल यही है कि क्या सूरजपाल सच में इतना भोला है या बाबा का रसूख इतना है कि जांच रिपोर्ट में उसका नाम दबा दिया या हटा दिया गया। सात दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के 7 दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है।
उन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से, और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी। जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का अल्टीमेटम दिया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान जगह जगह राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर मिले जिसमें हिंदू मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए। ये पोस्टर किसने लगाए, ये अभी सवाल बना हुआ है। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सवाल पूछते पोस्टर से सियासत जरूर हाई हो गई है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के विरोध में तमाम हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगाए। हिंदुओं को लेकर लोकसभा में दिए राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू को हिंसक कहने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। राहुल गांधी किस धर्म के हो, जवाब दो। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया था। उन्होंने कहा था, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शहीद की मां ने राहुल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से मिलने के बाद लगा कि वो फौजियों को लेकर बहुत गंभीर है। मंच से तो वो बोलते ही रहते हैं शहीदों के लिए, फौज के लिए। आज से जब उन्होंने बात की तो क्या प्रतिक्रिया की राहुल जी? जैसे एक भाई बात करते हैं, एक माँ से बेटा बात करता है ना, वैसे बात की है। इसलिए मैं और भी इमोशनल हुई थी। लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े पर्सन से मैं मिलने आई हूँ। फौज को लेकर के उनके मन में क्या होता है? ये फौज के लिए अग्निवीर की बहुत बात करते हैं। हाँ, अग्निवीर के लिए वो बोल रहे हैं एकदम 100%। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।